नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुस्लिम समुदाय में पैठ बनाने का मेगा प्लान बना लिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 60 लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की है, जहां अल्पसंख्यक आबादी 30% से ज्यादा है। बीजेपी इन लोकसभा क्षेत्रों से 5,000 अल्पसंख्यक लोगों की पहचान करेगी जो बीजेपी की योजनाओं को पसंद करते हों और उनके सहारे उनके समुदाय तक पहुंचा जाएगा। 4 महीने के इस एक्शन प्लान में बीजेपी मार्च अप्रैल में एक स्कूटर यात्रा और एक स्नेह यात्रा का आयोजन करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस आउटरीच कार्यक्रम का समापन मई में प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में एक सार्वजनिक रैली के साथ किया जाएगा। इस रैली में चुने गए 60 लोकसभा सीटों के लोग शामिल होंगे। बीजेपी ने जिन जिन राज्यों से सबसे अधिक सीटें चिन्हित की हैं, उनमें यूपी और पश्चिम बंगाल वो राज्य हैं जहां सबसे अधिक सीटों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 13 सीटों की पहचान की गई है, जहां बीजेपी मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर से 5, बिहार से 4, केरल और असम से 6, मध्य प्रदेश से 3, तेलंगाना और हरियाणा से 2 और महाराष्ट्र और लक्षद्वीप से 1 सीट की पहचान की गई है। बंगाल में जिन सीटों को चिन्हित किया गया है उन निर्वाचन क्षेत्रों में बहरामपुर है, जहां 64% अल्पसंख्यक आबादी है, जंगीपुर है जहां 60% मुस्लिम आबादी है, मुर्शिदाबाद है जहां 59% है और जयनगर है जहां 30% अल्पसंख्यक आबादी है। इसके अलावा यूपी में बिजनौर जहां 38.33% अल्पसंख्यक आबादी है, अमरोहा, कैराना, नगीना, संभल, मुजफ्फरनगर और रामपुर सीटों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा केरल में राहुल गांधी की सीट वायनाड की भी पहचान की गई है, जहां बीजेपी मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने का काम शुरू करेगी। बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी मिशन 2024 के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। कांग्रेस ने ऐसी 56 रिजर्व सीटों की पहचान की है जहां पार्टी नेतृत्व बनाएगी। ऐसा करने के लिए अप्रैल 2023 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेतृत्व विकास मिशन के तहत आने वाले 3 महीनों में कांग्रेस इन 56 सीटों के तहत जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों के होनहार व्यक्तियों की पहचान करेगी। इसमें वो लोग होंगे जिन्होंने पंचायत या स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा हो, जातीय समुदाय में चैंपियन, एक्टिविस्ट या भविष्य में अच्छा करने की सोच रखने वाले युवा राजनेता हों। इनको अपने समुदायों में पार्टी के प्रभाव को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ये मिशन 28 SC और 28 ST निर्वाचन क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां पार्टी 2019 के चुनावों में दूसरे स्थान पर रही थी। रामचरितमानस पर बिहार आरजेडी नेता और मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद अब यूपी में पिछड़ों के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि उस ग्रंथ में आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लिए आपत्तिजनक भाषा कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनका बयान रविवार को सामने आया। मौर्य ने कहा कि कोई करोड़ लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी तारीफ और खुशी के लिए लिखा है। धर्म हो, हम उसका स्वागत करते हैं, पर धर्म के नाम पर गाली क्यों? दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जाति के नाम पर शूद्र कह के क्यों गाली दे रहे हैं? क्या गाली देना धर्म है? मौर्य ने कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में एक चौपाई है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। ये सीधे सीधे जाति का नाम लेकर उसे अधम जाति का सर्टिफिकेट दिया गया है। एक और चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सब ताड़न के अधिकारी। इसमें शूद्र और महिलाओं को भी ताड़ना का अधिकारी बताया गया है। इस पर आपत्ति करने पर धर्म के ठेकेदार ये कहने लग जाते हैं कि हमारा अर्थ उन्हें शिक्षा देने से है। मौर्य ने कहा, रामचरितमानस के आपत्तिजनक हिस्सों, जिनसे जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर समाज के एक हिस्से का अपमान होता है, उन्हें बैन कर दिया जाना चाहिए। सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई टिप्पणी बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर द्वारा की गई इसी तरह की टिप्पणियों के बाद आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ब्राह्मण भले ही लंपट, दुराचारी, अनपढ़ और गंवार हो, लेकिन वो ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया है। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी, विद्वान या फिर ज्ञाता हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता हो। उन्होंने कहा कि जब उनकी किसी बात पर टिप्पणी की जाती है तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार, जिनकी इसी पर रोजी रोटी चलती है, वो कहते हैं कि हिंदू भावना आहत हो रही है।
मौर्य ने कहा, धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता के कल्याण और उसकी मजबूती से है। अगर रामचरितमानस की किन्हीं पंक्तियों के कारण समाज के एक वर्ग का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता हो तो यह निश्चित रूप से धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार 11 जनवरी को तुलसीदास की रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज को विभाजित करने वाली पुस्तकें हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तब हमने उनसे इस तरह के बयान कभी नहीं सुने। सपा में आने के बाद से उन्होंने हिंदुओं का अपमान करना शुरू कर दिया है। जो सपा के एजेंडे में है वो समाज को बांटने के लिए रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। सपा को इसके परिणाम भुगतने होंगे। शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की आज जयंती है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे जहां मुंबई के षणमुखनंदा हॉल में शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे, वहीं एकनाथ शिंदे भी बाला साहेब ठाकरे के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बाला साहेब ठाकरे नाम को लेकर ही जंग चल रही है। दोनों ही नेता अपने आप को बाला साहेब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी बता रहे हैं। इसीलिए शिवसेना प्रमुख और दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर भी राजनीति शुरू हो गई है। मुंबई में आज बाला साहेब ठाकरे को लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे सोमवार को गेटवे ऑफ इंडिया के पास बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे मांटुगा के षणमुखानंद हॉल में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सरकारी निवास स्थान पर बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महाराष्ट्र विधान भवन में बाला साहेब के तैल चित्र अनावरण करने का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। न्यायपालिका और सरकार के बीच चल रही तनातनी के बीच अब कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रिटायर्ड जज के इंटरव्यू को साझा करते हुए फिर से निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया है, एक जज की नेक आवाज, भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसकी सफलता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं शासन करती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन हमारा संविधान सर्वोच्च है। आगे उन्होंने ट्वीट में कहा है, वास्तव में अधिकांश लोग ऐसा ही स्वस्थ विचार रखते हैं। ये केवल वो लोग हैं जो संविधान के प्रावधानों और लोगों के जनादेश की अवहेलना करते हैं। उन्हें लगता है कि वो भारत के संविधान से ऊपर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणियों का हवाला दिया था। दिल्ली के उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश RS सोढ़ी ने लॉ स्ट्रीट यूट्यूब चैनल के साथ एक साक्षात्कार में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान का अपहरण कर लिया है। उन्होंने कहा, हम खुद न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। किरेन रिजिजू ने जिस वीडियो को साझा किया है उसमें रिटायर्ड जज ने कहा, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की ओर देखना शुरू करते हैं और अधीन हो जाते हैं। कानून मंत्री का यह बयान न्यायपालिका और सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे टकराव में सबसे ताजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्हें समर्पित स्मारक मॉडल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण भी किया। इन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर ही रखा गया। इन वीरों में विक्रम बत्रा, अब्दुल हमीद जैसे नाम शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान की धरती वो धरती है जहां पहली बार तिरंगा फहराया गया था, जहां पहली बार स्वतंत्र भारत की सरकार बनी। आज नेताजी सुभाष बोस की जयंती है। देश इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।